आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत चर्चा देश में हो रहा है। जब से नई शिक्षा नीति आई है उसमें पहली बार इन पिछले 70-75 साल में पहली बार ये कहा गया है, दो बातें नई कही गई हैं, दो नई बातें कही गई हैं। एक के शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बड़ा समझ के सहज के करने को कहा है कि 5वीं क्लास तक, 5वीं जमात तक, 8वीं तक भारतीय भाषाएं माध्यम होनी चाहिए। ये एक नई बात है। और दूसरी जो बात कही है नई शिक्षा नीति में कि भारतीय ज्ञान जो है, भारत का जो ज्ञान है वो हमारी शिक्षा का अंग होना चाहिए। शिक्षा के विभिन्न विषयों में भारत का जो ज्ञान है वो भी हमको बच्चों को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ये नई बात इसलिए है कि हम जानते हैं कि पिछले 181-82 साल से 1835 में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बना था उसमें कहा गया था कि हम ऐसे भारतीय बनाने चाहते हैं, शिक्षा से ऐसे भारतीय बनाना चाहते हैं जो दिखने में तो भारतीय हों परंतु अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने जीवन मूल्यों में और अपने बौद्धिक शक्ति में वो ब्रिटिश हो, अंग्रेज़ हो, सिर्फ दिखने में ये हों, ताकि वो लोग जो हैं वो हमारे और भारत की आम जनता के बीच में वो हमारी बातें उनको समझाएं और उनको हमारी बातों के अनुसार उनको ढालें जनता को। तो उन्होंने कहा हम ये कैसे करेंगे। 1835 में उन्होंने ये बड़ा साफ तौर से सोचा कि हम ऐसे भारतीय कैसे पैदा करेंगे जो दिखने में भारतीय हों पर वैसे विदेशी हों। तो उन्होंने कहा उसका तरीका ये है कि हम इनको अपनी भाषाओं में नहीं पढ़ाएंगे, इनका हम शिक्षा का माध्यम इनकी भाषाएं नहीं रखेंगे। हम इनको एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अच्छी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और अंग्रेजी से अच्छी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है नहीं, वही पढ़ाएंगे, उसके माध्यम से पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे? हम इनको इनके ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक वो नहीं पढ़ाएंगे। हम इनको पश्चिम के ग्रंथ पढ़ाएंगे, पश्चिम का साहित्य पढ़ाएंगे। और वही उन्होंने किया और आज तक वही चल रहा है। इसी के कारण जो हमारी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों में से बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको अपने देश का तो ज्ञान ही नहीं होता, देश की संस्कृति, देश की परंपरा और अब देश का अपना ज्ञान का कुछ पता ही नहीं होता। यहाँ तक कि उनको अपने बारे में हीन भावना होती है कि हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सारा ज्ञान तो वहाँ से आता है। तो नई शिक्षा नीति ने पहली बार जो ये कहा कि भारतीय ज्ञान, भारत का ज्ञान जो है वो शिक्षा का अंग बनना चाहिए हर विषय में। इस कारण आजकल आप देख रहे हैं कि सब जगह हर गली मोहल्ले में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है। हर गली मोहल्ले में अभी पूरी तरह समझ नहीं आया कि करें कैसे, परंतु चर्चा बहुत हो रही है और कोशिश भी हो रही है और अच्छी तरीके से अच्छे इंस्टीट्यूशंस में कार्यरत भी हैं लोग। जैसे इसमें तो भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि भारत का ज्ञान अगर हम अपने बच्चों को नहीं देते, जैसे कि हम आजकल नहीं दे रहे, तो हम अपना जो यूथ है उसको अपने देश की जड़ों से काट देते हैं। अगर हमने यूथ को देश की जड़ों से जोड़ना है तो हमें उनको भारत का ज्ञान जो है वो उनको देना चाहिए। उसको हमें शिक्षा का जो मूलभूत आधार है
वो भारत का ज्ञान ही होना चाहिए। हाँ, हम दूसरा नहीं कहते कि दूसरे ना पढ़ाएं, दूसरा भी ज्ञान, दूसरी परंपराएं भी पता होनी चाहिए, परंतु ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि दूसरा तो हम पढ़ते हैं पर हमें अपनी परंपरा का ज्ञान नहीं है। जिसको अपना ही ज्ञान नहीं है, जो अपनी ही भाषा से जुड़ा नहीं है, अरबिंदो ने कहा था उसकी तो आत्मा ही मर जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये इसकी रेलेवेंस है कि आज ये होना चाहिए। अगर हम भारत का ज्ञान देना शुरू करते हैं बच्चों को विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में, तो इसका होगा ये, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो ये, क्योंकि नए विषय आएंगे तो हमको नए विषय पढ़ाएंगे तो नए विषय जानने वाले लोगों को तैयार करना होगा। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नए विषय आएंगे तो नए टीचरों की जॉब्स बहुत बनेंगी, जो कि भारतीय ज्ञान और भारतीय भाषाओं में बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, क्योंकि भारतीय भाषाओं के बगैर तो भारतीय ज्ञान मिलेगा नहीं। चाहे भारतीय भाषा माध्यम बनाए ना बनाए, पर भारत का ज्ञान जो है वो तो भारत की भाषाओं में मिलेगा ना। संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, पुरानी तमिल में, कन्नड़ में, मराठी में, बांग्ला में, गुजराती में, भारतीय को जो मुख्य भाषाएं हैं जिन्हें हम स्टेट लैंग्वेज कहते हैं या शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, उनमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनेंगी, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उनको पढ़ाने वाले अध्यापक चाहिए। फिर उन्हीं को, अध्यापकों को हमें तैयार करना है, वो अध्यापक तैयार होंगे। तो इस प्रकार इसका एक तो परिणाम ये होगा कि पूरे आपका जो संरचना है ना शिक्षा की, वो संरचना बदलेगी। क्या पढ़ाया जा रहा है वो बदल जाएगा, और नए पढ़ाने वाले आएंगे, नए पढ़ाने वालों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनको तैयार करने के लिए नई इंस्टीट्यूशंस बनेंगी, उसमें उनको पढ़ाने वाले अध्यापक हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार बड़ा परिवर्तन आएगा। तो शिक्षा नीति ये कहती है कि भारत का जो ज्ञान है, इसको हमें हर विषय में और हर स्तर पे और हर विषय में हम इसको, भारत को, ज्ञान को, इसका हमें अंग बनाना है। हर स्तर में हमें स्कूल से ही, शुरू से ही बच्चों को, अगर हम उनको अरिथमेटिक पढ़ाते हैं, हाँ, तो अरिथमेटिक पढ़ाते हैं तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि भारत के ये जो न्यूमरल है, जिनको अंक कहते हैं हम 1 से 9 तक, वो हमारे भारत का आविष्कार है। हमें उनको बताना पड़ेगा कि 0 भी हमारा आविष्कार है, जो आजकल हम बताते नहीं हैं, क्योंकि वो सुनते हैं कि ये जो न्यूमरल हैं ये अरब न्यूमरल्स कहा जाता है अंग्रेजी में, अरेबिक। पर अरेबिक नहीं है वो, अरब के लोग उनको कहते हैं हिंद से, बोले हिंद से आए हुए हैं। तो ये बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये हमारी ही चीज़ है, बाहर की नहीं है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो बड़े बड़े अरिथमेटिक इसमें हुए हैं, आचार्य हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं, भास्कराचार्य हुए हैं, और भी बहुत हुए हैं, उन सब के बारे में उन्होंने जो बताया, उनकी बायोग्राफी नहीं देनी है, पर उन्होंने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जो हमें बच्चों को देना है। जब छोटी भी शिक्षा कक्षा में देंगे तो उनको ज़्यादा साधारण रूप से देंगे, बड़ी कक्षा में जब देंगे, रिसर्च के लिए देंगे, तो उनको उस स्तर पे उनको बताएंगे कि आपको पूरे विश्व के स्तर पे आपको इसको समझना है। तो ये बात है। तीसरा, इसमें 2 नए प्रकार के विषय हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होंगे। एक तो भारतीय ज्ञान ही एक नया विषय बनेगा, जैसे इतिहास है, भूगोल है, इसी तरह एक विषय होगा भारत का ज्ञान। दूसरा, जिस सभ्यता का ये ज्ञान है, हिंदू सभ्यता का, तो उस हिंदू सभ्यता का भी तो अध्ययन करना पड़ेगा कि जिस सभ्यता का ये ज्ञान है, और ये
ये ज्ञान विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञान है, प्रथम ज्ञान है। ऋग्वेद जो है वो विश्व का प्रथम ग्रंथ है। तो हमारी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और एक ही सभ्यता है जो प्राचीन समय से अब तक चल रही है। तो इसलिए हमें ये दो नए विषय अपने विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में विषय लगाने पड़ेंगे। एक हिंदू धर्म अध्ययन, और दूसरा भारत ज्ञान अध्ययन, भारत ज्ञान का अध्ययन और हिंदू धर्म का अध्ययन। ये दोनों विषय नए आएंगे। अब इसमें यूजीसी के हिसाब से यूजीसी ने दोनों नए शुरू कर दिए हैं, हिंदू स्टडीज़ और इंडियन नॉलेज सिस्टम दोनों शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये विषय पढ़ाए जाएंगे, बच्चे इसमें एमए करेंगे, एमफिल करेंगे, वो फिर इसके शिक्षक बनेंगे। तो अब दो नए विषय आ गए जिनके नए शिक्षक हमको बनेंगे। तो वो एक तो, और ये क्योंकि पूरे भारत में हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, तो आप सोचिए कि कितने लोगों को हमें तैयार करना है, और कितने लोगों को इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, टीचर अध्यापक के रूप में, अध्यापकों के रूप में भी मिलेगी। और अब देशे एक और बात ये है कि क्योंकि ये नए विषय हैं, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के अनुसार नए विषय आए हैं, तो इनमें बहुत अनुसंधान करने की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि अनुसंधान भी और ग्रंथ निर्माण, मतलब कि ग्रंथ अध्ययन, ग्रंथों का अनुसंधान और ग्रंथ निर्माण, ये एक प्रक्रिया, एक बिल्कुल स्वतंत्र प्रक्रिया विश्वविद्यालयों में होगी। तो आगे तो रिसर्च हम करते हैं तो पाश्चात्य साहित्य पे, पश्चिम के ग्रंथों पे, पश्चिम के जो थिंकर हैं, सोचने वाले लोग, चिंतक हैं, उन पे करते हैं। अब हम इनके कारण हम बड़े विस्तृत रूप से, विस्तार से भारत के ग्रंथ, भारत के चिंतक और भारत की ज्ञान परंपरा और भारत के ज्ञान के मूल कोटियाँ, भारत के ज्ञान की, और भारत के ज्ञान के मूल विषय, ध्येय, इन सब का हमें अनुसंधान, और ये इनका अनुसंधान और अध्ययन और ग्रंथ, इनके लिए ग्रंथ बनाने पड़ेंगे। ग्रंथ मतलब ग्रंथ बनाने पड़ेंगे, शास्त्र मतलब पढ़ाने के लिए। ग्रंथ तो हैं, पर उन ग्रंथों को, मतलब वो ग्रंथों को तो समझने की आवश्यकता है ना, हर कोई नहीं समझ सकता। वो ग्रंथ बड़े गहन और बड़े सूक्ष्म ग्रंथ हैं, क्योंकि वो सूत्र शैली में लिखे हुए हैं। तो वो सीधे ग्रंथ नहीं लग सकेंगे, रेफरेंस उनका होगा, पर उन ग्रंथों पे आधार पे हमें पढ़ाने के लिए ग्रंथ बनाने पड़ेंगे। और ग्रंथ बनाने के लिए ग्रंथों का अनुसंधान भी करना पड़ेगा। हमें उन ग्रंथों का एक, अगर व्याकरण ही लें तो व्याकरण की तो या दर्शन की इतनी बड़ी परंपरा है, इतने ग्रंथ हैं कि उनको पढ़ने में ही जीवन लग जाए। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्वान अगर उसके व्याकरण का ग्रंथ बनाएगा, भारतीय व्याकरण है ना, भारतीय भाषा विज्ञान, तो उसको अनुसंधान करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, फिर भी वो ग्रंथ बनाएगा। और फिर अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको मान लेते हैं कि आपको भारत की व्याकरण है, मैं व्याकरण की ही एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि हमारे देश में एक ईसा से 7वीं शताब्दी पूर्व एक अद्भुत व्याकरण की रचना हुई, पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो आज तक उसके वैसा व्याकरण किसी भी भाषा का किसी भी देश में बननी, उसकी नकल करके भी नहीं बना पाते हैं। और वो बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है, और 32,000 अक्षरों में है वो, और वो इतना क्या कहना चाहिए, वैज्ञानिक और एल्गोरिथमिक ग्रंथ है कि नासा में भी उसको पढ़ाया जाता है, ये बताने के लिए कि किसी भी ज्ञान के विषय को लेके उसका विश्लेषण कैसे करना चाहिए, उसकी कौन सी कोटियाँ बनानी चाहिए, फिर उसका विवरण कैसे करना चाहिए। तो
वो व्याकरण की परंपरा बड़ी सक्षम, बहुत विषयों में हमारी सक्षम परंपरा है। तो व्याकरण में इतने उसका जो आखिरी ग्रंथ, मूल ग्रंथ टीका का, अष्टाध्यायी के या टीका व अष्टाध्यायी के आधार पे व्याकरण परंपरा में जो हमारे देश में रचना हुई, वो कर्नाटक में 1795 में नागेश भट्ट ने 3 ग्रंथ लिखे। उनमें से एक है व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, मतलब एक कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर, 1795 में। पश्चिम में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर के कोई प्रिंसिपल होते हैं, ये आइडिया ही 20वीं सदी में आया, जबकि हमारे यहाँ 1795 में ग्रंथ की रचना हुई है इस पे। और इसके ग्रामर के जो आधारभूत हैं विधियां हैं, उसका तो चर्चा जो है ईसा से 2 शताब्दी पूर्व पतंजलि ने महाभाष्य में किया। तो अनुसंधान, और फिर एक विद्वान, मान लीजिए चलिए कि भाई व्याकरण परंपरा के लिए मुझे कहते हैं कि आप लिखिए, हाँ, और मैं पंजाबी में लिखता हूँ स्कूल के लिए पंजाबी में लिखता हूँ, और ज़्यादा मेरे जैसे लोग इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे उस तरह का ग्रंथ, सपोज करिए। तो जो मैं वो ग्रंथ लिखता हूँ स्कूल के लिए, उसका फिर अनुवाद किया जाएगा, वो भी एक जॉब्स बनेगी ना अनुवाद की। कि जैसे चलिए मैं अपना छोड़ देता हूँ, वो अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूँ कि कर्नाटक में कोई विद्वान है दर्शन का बहुत बड़ा, हम उसे कहें कि भारतीय दर्शन के ऊपर आप स्कूल के लिए एक स्कूल टेक्स्ट बुक बना दीजिए। उन्होंने कन्नड़ में बना दी, उनको और भाषा नहीं आती, विद्वान है, कन्नड़ के विद्वान है, उन्होंने कन्नड़ में बना दी। अब वो उस ग्रंथ को बजाय के हर व्यक्ति पंजाबी में, बंगाली में, मराठी में, चाहे आता हो या ना आता हो, वो टेक्स्ट बुक बनाए, ये बेटर होगा, आसान होगा कि वो कन्नड़ का जो ग्रंथ है उसका अनुवाद किया जाए दूसरी भाषाओं में। आप समझ रहे हैं ना बात? तो इसलिए अनुवाद, अनुसंधान, ग्रंथ अध्ययन, ग्रंथ निर्माण, ये कार्य होंगे और इसमें बहुत लोग जुड़ेंगे। और देखिए, भारत का ज्ञान जब हम पढ़ाएंगे, जब भारत का ज्ञान बच्चों को देंगे, तो उसका जो महत्व है, या उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इस वक्त जो हमारे यूथ, जिनका पूरा जीवन मूल्य जो है वो पश्चिम से, उन पे पश्चिम के बहुत उन पे है, उस पे उनका आधार है, उस पश्चिम का प्रभाव है, उस पर सोच में बड़ा पश्चिम का प्रभाव है। और हम सोचते हैं कि सारा विज्ञान भी देखिए कितना है, उन्होंने कितना किया, ये करते हैं। और जीवन मूल्य भी, अब बड़े मोटे तौर पे कि समोसा नहीं खाएंगे, बर्गर खाएंगे, है ना। ये अगर आप बड़ा एक मोटा ग्रॉस एग्जांपल लें कि खाने पीने में भी जो टेस्ट हैं वो भी बदल गए काफ़ी। वो तो वाकई हम इतने सालों बाद, क्योंकि अपने स्वाद हैं, तो वापस फिर लोग अपना एथनिक फूड कह के, एथनिक ड्रेस कह के, नहीं तो ड्रेस भी बदल गई, खाना भी बदल गया, तो सब वापस आए। तो लोग पुनः अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, यूथ, और उनके जो वैल्यू सिस्टम है, जीवन मूल्य हैं, वो बदलेंगे। हम लोग इस शिक्षा से, ये जो शिक्षा मिल रही है, आप जानते हैं उसमें पैकेज होता है कि जी, माँ बाप कहते हैं अरे मेरे बेटे को 15 लाख का पैकेज मिला है, और यूनिवर्सिटियाँ भी अनाउंस करती हैं कि हमारे यहाँ 1-1 करोड़ का पैकेज मिला है। तो आप सारी शिक्षा को आपने भौतिक बना दिया, और शिक्षा का ध्येय क्या बना दिया? पैसा कमाना। ये तो शिक्षा का या ज्ञान का ध्येय नहीं होता। तो जब हम अपना ज्ञान देंगे बच्चों को, तो ये निकल जाएगा, फिर वो आध्यात्मिक सोचेगी, और उनके जीवन मूल्य भी बढ़ेंगे। और उनके जीवन मूल्य, जो भारत के जो जीवन मूल्य हैं, जो भगवत गीता के 16वें चैप्टर में पहले 4 श्लोकों में सब लिखा हुआ है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जीवन मूल्य है संतोष, कंटेंटमेंट। जब वो हमारे एक भक्ति पोएट ने कहा है ना, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब कंटेंटमेंट आ जाती है तो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। और हमारे यहाँ जो जीवन मूल्य है, दया है, क्षमा है ना, धृति है, पेशेंस, ये जो हमारे जीवन मूल्य हैं बड़े प्राचीन हैं।
महाभारत में युधिष्ठिर कहता है द्रौपदी को कि मैंने अपने ये ईसा से 3000 साल पहले की बात है कि मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। और जीसस क्राइस्ट भी क्या कहते हैं, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, इनको माफ़ कर दो। तो क्षमा हमारे यहाँ उससे 3000 साल पहले हमारे यहाँ ये जीवन मूल्य है क्षमा, कि मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया कभू न छाड़िए जब तक घट में प्राण। एक भक्ति कवि कहता है कि दया ही धर्म का मूल है, हाँ, और पाप का मूल है अभिमान। तो ये जीवन मूल्य जो हैं ये अपने ज्ञान से आते हैं। अपना हम ज्ञान ग्रंथों से नहीं, हमारे जो महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, और तमिल के जो 8 एपिक हैं, मणिमेखलय है, और वो शिलपतिगारम है, और जो ज्ञानेश्वर है जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, नामदेव हैं, बसवन्ना हैं, रामानुजाचार्य हैं, हेमचंद्राचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, शंकरदेव हैं, गुरु नानक हैं, जयदेव हैं, इतने हमारे यहाँ ज्ञानी और चिंतक हुए हैं। हम अपने बच्चों को किन्हीं को पता ही नहीं है। अगर हम उनको बताएंगे तो उनकी पूरी जीवन शैली, जीवन मूल्य बदलेंगे। ये जो आजकल हम कहते हैं ना कि कॉलोनाइज्ड माइंड है हमारा जो उपनिवेशिक मानसिकता है, ये सबसे बड़ा लाभ अपना भारत का ज्ञान देने का होगा कि हम इस उपनिवेशिक मानसिकता से निकल आएंगे, और तब हम पहली बार एक असली स्वतंत्र होंगे। हम 47 में स्वतंत्र नहीं हुए, हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं, हम मानसिक गुलाम हैं पश्चिम के। तो अगर हमें स्वतंत्र होना है तो इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद।